गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 9 का क्षितिज भाग 1 से ल्हासा की ओर चैप्टर का दूसरा भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। पहले भाग में आप लोगों ने राहुल संकृत्यायन का जीवन परिचय पढ़ा। राहुल संकृत्यायन, जिनका जन्म सन 1893 ईस्वी में आजमगढ़ के पंदहा नामक गांव में हुआ था जन्म, जो कि उनका ननिहाल था। मूल गांव उनका पैतृक गांव कनैला गांव आजमगढ़ में ही था। सन 1930 में श्रीलंका भ्रमण के दौरान इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म के अपनाने के बाद इन्होंने अपना नाम राहुल संकृत्यायन रख लिया। बौद्ध अनुयायियों की तरह ये भी घुमक्कड़ शास्त्र में विश्वास रखते थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया बदलो, दिमागी उड़ा में घुमक्कड़ शास्त्र इत्यादि इनकी प्रमुख रचना। घुमक्कड़ शास्त्र, इन्होंने घूमने वालों के बारे में बताया कि घूमने वालों के पास अथाह ज्ञान होता है। इनका मानना है कि घुमक्कड़ों अथाहो जिज्ञासा है। घूमने वाले के पास अथाह ज्ञान होता है, उसके पास ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। प्रस्तुत पाठ ल्हासा की ओर अपने तिब्बत यात्रा का वर्णन इन्होंने किया है। यह यात्रा वृत्तांत है। ल्हासा तिब्बत की राजधानी है। उस समय सन 1931-32 में ये भ्रमण कर रहे थे ल्हासा का। तो भारत से तिब्बत जाने का जो मुख्य रास्ता है फरी कलिंगपोंग, वह उस समय चालू नहीं था। तो भारत से तिब्बत जाने का कोई सीधा मार्ग नहीं था। तो लोग नेपाल के माध्यम से, नेपाल के रास्ते से होकर के ही तिब्बत जाया करते थे। अलबत्ता वह सिर्फ व्यापारिक ही नहीं बल्कि सैन्य मार्ग भी था। और नेपाल क्या, भारत का भी व्यापार वगैरह उसी रास्ते से होता था। अब सैन्य मार्ग होने के कारण उस रास्ते में सैनिक चौकियां थीं। सैनिक चौकियां थी। चौकी मतलब कि वह स्थान जहाँ पर के सिपाही या सेना के जवान रहते हैं, उसको चौकी बोलते हैं। जो कि जिसमें चीनी सैनिक, चीनी पलटन यानी कि जवान रहते थे, सेना चीन के जवान रहते थे, जो कि अब वो स्वतंत्र हो चुका है। चूँकि तिब्बत और नेपाल, तो वहाँ से अब चीनी सैनिक हट चुकी है। तो वो जो किला था, जो चौकियाँ थी, वो अब गिर गए हैं। कुछ उसमें जो आसपास के लोग थे, किसान वगैरह, आकर के उसमें रहने लगे। तो वहाँ तो कुछ आबादी है, चहल पहल है। कहते ऐसे ही एक चीनी परित्यक्त किले में, परित्यक्त मीन्स त्यागा हुआ किले में, ये लोग रुके चाय पीने के लिए। वहाँ का सिस्टम था, चीनी जो संस्कृति थी, वहाँ पर छुआछूत नहीं था, जात पात का भेदभाव नहीं था, स्त्रियों में पर्दा प्रथा नहीं था। आप किसी भी स्त्री किसी भी घर में जा कर के, चाहे वहाँ सास हो चाहे बहू हो, भले ही अकेले औरत घर में क्यों न हो, आप जा कर के उसमें से चाय बना कर के अपना पी सकते हैं या उसको कह सकते हैं।
अगर आपको यह भय हो कि चाय हमारा मक्खन चाय चीनी पत्ती निकाल लगी, तो आप खुद जा कर के उसके रसोई घर में चाय बना करके और ले सकते हैं। लेखक कहता है कि जब हम पहली बार इधर से गुजर रहे थे तो उनका मित्र एक था सुमति, जो मंगोल का रहने वाला मंगोलियन था। तो उसके वहाँ पर जान पहचान वाले थे और ये लोग बौद्ध भिक्षुक के रूप में थे। तो वहाँ पे तिब्बत में बौद्ध भिक्षुओं का बड़ा आदर सम्मान होता है, तो उन्हें ठहरने के लिए बड़ा उचित स्थान और सम्मान मिला था। लेकिन लेखक कहता है कि जब 5 साल बाद हम वापस आए तो हम एक भद्र पुरुष के भेष में थे, घोड़े पर सवार थे। भद्र पुरुष यानी सज्जन व्यक्ति, यानी कि सूट बूट पहने हुए घोड़े पर सवार थे। फिर भी वहाँ उन्हें रुकने के लिए उचित स्थान और उचित सम्मान नहीं मिला। उन्हें एक सबसे गरीब के झोपड़े में रात बितानी पड़ी। अब कारण क्या हो सकता है कि जब पहली बार ये गए और इन्हें ससम्मान ठहरने के लिए उचित स्थान मिला और दूसरी बार भद्र भेष में आए तो नहीं मिला। इसका कारण हो सकता है कि पहली कारण कि उनके साथ जो जा रहे थे तो सुमति था, यानी कि उसकी जान पहचान थी वहाँ पे, तो जान पहचान होने के कारण इन्हें जगह मिला। दूसरा कारण कि बौद्ध भिक्षुक थे, वहाँ बौद्ध भिक्षुओं का बड़ा आदर सम्मान होता था, इसलिए मिला। दूसरी बार वो बौद्ध भिक्षुक के रूप में नहीं थे, भद्र पुरुष के भेष में थे। सुमति भी नहीं था, उसका कोई जान पहचान वाला बहन के नहीं था, इसलिए लोग वहाँ पर कि लोगों की जो मनोवृत्ति है कि शाम को छंग पी करके, यानी कि दारू पी करके सब लोग अपना होशो हवास खो देते हैं। तो उन्हें यह भय रहता था कि अगर हम इनको रोकें तो रात में यह हमें मार पीट करके यहाँ से लूटपाट करके जा सकते हैं। इस भय से उन्हें रुकने नहीं दिया गया। यहाँ तक हुआ था पहले भाग में। अब हम पढ़ रहे हैं कि अब हमें सबसे विकट डाड़ा थोंगला पार करना है। डाड़ा यानी कि चोटियाँ, थोंगला वो स्थान का नाम है, डाड़ा मीन्स चोटियाँ, पर्वतीय चोटियाँ जिसके दोनों तरफ खाई होती है। वो सबसे तिब्बत का विकट यानी कि कठिन विषम परिस्थिति है, उसे पार करना था। तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते हैं। उस चोटी की चढ़ाई पर दोनों तरफ कहीं कोई गांव गिराव नहीं होता था। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा भी नहीं जा सकता। पहाड़ी जब चढ़ाई पर जाएंगे ना, बहुत दूर तक आप नहीं देख सकते हैं। पहाड़ तुरंत घूमे घूमे हैं, राउंड राउंड में जाता है। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तो उस सुनसान जगह में बहुत दूर तक आप देख भी नहीं सकते हैं कहाँ डाकू छिपे होंगे, वहीं पे डाकू छिपे होते थे और लूटपाट करते थे। तिब्बत में अगर गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सिंपल सी बात है, आप जानते भी हैं कि कहीं कोई खून हो जाए, हत्या हो जाए, मर्डर हो जाए तो उसके लिए सबूत और गवाह चाहिए होते हैं। तो अगर गांव में होता तो लोग देखे रहते हैं, या सबूत वीडियो रिकॉर्डिंग आजकल चल रहा है, कैमरा मोबाइल है सब, तो उसको तो सज़ा हो सकती है। लेकिन आप सुनसान जगह पे कहीं हत्या हो जाती है तो उसका कोई केयर नहीं करता है, कोई बहुत फिक्रमंद नहीं होता है उसके बारे में। इसलिए कि सरकार, तिब्बत की जो सरकार है वो खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करती है। वहाँ की पुलिस प्रशासन व्यवस्था बड़ी लचर है। तिब्बत की जो पुलिस प्रशासन व्यवस्था है वो बहुत लचर है। वहाँ पर हथियार का कानून न होने के कारण, तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण क्या होता था कि डाकू पहले आदमी को मारते थे और फिर उसके बाद लूटते थे। अब चूंकि हथियार कानून न रहने के कारण लोग वहाँ पे खुलेआम पिस्टल बंदूक लेकर के घूमते रहते थे। पिस्टल वगैरह लेकर के
घूमते रहते थे। तो अब चूंकि सभी लोग, जैसे हम लोग यहाँ पे लाठी डंडा लेकर के घूमते हैं, लाठी डंडा लेने पे कोई कानून नहीं है, सभी लोग लेकर के घूमते रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो उसी प्रकार वहाँ पर लोग पिस्टल, कट्टा, बंदूक इत्यादि लेकर घूमते रहते हैं। और चूंकि सभी लिए हुए हैं, तो जब हमें भय होगा तो लाठी हम लिए रहते हैं, तो हमें जब भय होता है, खतरा होता है, तो हम लाठी का प्रहार करते हैं। तो वहाँ भी जब चूंकि डाकू हैं, अब रोकेंगे उनको, किसी को, तो वो जान जाएगा सामने वाला कि हमें लूटने के लिए रोक रहे हैं, तो पहले मार देगा। इसलिए डाकू पहले रोकते नहीं है, पहले मार देते हैं और उसके बाद लूटते हैं आराम से। वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। तो लेखक कहता है कि शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, यानी कि हत्या होने की उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिक्षक थे, भिखमंगे थे, और जहाँ कहीं भी देखते वैसे उनकी लूटपाट का शंका होता तो अपनी टोपी उतार करके भीख मांगने लगते। कुछ कुछ दया कर बाबा, एक पैसा दे दे बाबा, कहने लगते थे। लेकिन ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव जो अगला पड़ाव था वो 16-17 मील से कम नहीं था। 16-17 मील, यानी कि एक मील में 1600 मीटर होता है। एक मील में 1600 मीटर होता है। तो अब लगभग आपको समझ लीजिए कि 25-26 किलोमीटर, 26-27 किलोमीटर दूर अगला पड़ाव है। चूँकि आप मैदानी एरिया में भी 26-27 किलोमीटर चलें तो आपको कम से कम नहीं तो 4 से 5 घंटा लग जाएगा, 6 घंटा चलने में आपको। लेकिन वो पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया में चढ़ना चलना और भी कठिन होता है, दुष्कर होता है। तो अब वहाँ पर चलना इन लोगों के लिए बड़ा आसान, और ऊपर से सामान भी, चूँकि भिक्षुक थे, पर्यटक थे, तो अब इनके पीठ पर पिट्ठू लदा रहता था, उसमें अपने दैनिक उपयोग की चीज़ें होती थी। तो इन्होंने, लेखक ने सुमति से कहा कि लंकोर तक के लिए 2 घोड़े ले लेते हैं, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। कि भाई जो 16-17 मील की जो चढ़ाई है, बीच में कहीं रुकना है नहीं, तो घोड़ा कर लेते हैं, तो उस पर सामान भी रख लेंगे और बैठ भी लेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। अब क्या किया, दूसरे दिन घोड़े ले लिए और चल दिए सुबह ही। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। जो शीर्ष स्थान था चढ़ाई का, उससे पहले एक जगह चाय इन्होंने पिया, फिर दोपहर तक वहाँ पहुँच गए। अब चढ़ाई खत्म हो गई, अब उतरना था। उतरने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगना है। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। काफ़ी हाइट हो गई। जो एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है 26-27 हज़ार फीट है, और इसका 17-18 हज़ार फीट की ऊंचाई पर ये लोग खड़े थे, पहुंचे थे। कारण हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। जब ये पीछे मुड़ के देखे तो तमाम हिमालय की बर्फीली चोटियां नजर आ रही थी। अब भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। जो सामने इन्हें पहाड़ दिख रहा था बिल्कुल नंगे थे। नंगे होने का मतलब कपड़ा थोड़ा पहनेंगे। नंगे होने का मतलब है कि उसमें न बर्फ है, न पेड़ पौधे हैं, न कुछ नहीं है। न तो वहां बर्फ की सफेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। जो डांडे का सर्वोच्च स्थान था, ऊपर ऊंचाई था, वहाँ पर वहाँ के देवता लोग का स्थान था, जैसे मंदिर। उनको सजाते कैसे थे? जानवरों का सींग से, पत्थरों से, रंग बिरंगे झंडे से इत्यादि। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद
एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। यही 2 लोग नहीं थे, 1-2 लोग और रास्ते में मिल गए जा रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। सभी लोगों को घोड़ा ठीक ठाक चल रहा था, इनका जो घोड़ा था वो कुछ धीरे धीरे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। मैं सोचा कि बेचारा जानवर है, थक गया होगा चढ़ते चढ़ते, तो क्या मारना, चलो चल ही रहा है ना आराम से। धीरे धीरे वो बहुत पिछड़ गया और मैं डॉन की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। अब इतना पिछड़ गया कि ये डॉन एक स्पेनिश उपन्यासकार है, स्पेन का रहने वाले। उन्होंने एक कहानी लिखी थी, उसमें का जो हीरो था वह घोड़े पर सवार होकर के बड़े मस्ती से झूमते हुए चला जा रहा था। तो अब घोड़ा बड़ा धीरे धीरे चल ही रहा था। एक जगह 2 रास्ते फूटे थे, एक दाहिने एक बाएं जा रहा था। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर से मैं पूछने से पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था, तो सुमति इंतजार करते हुए मिली। एक तो घोड़ा पीछे पीछे चला, धीरे धीरे चला, सभी साथी आगे निकल गए। एक जगह 2 रास्ते फूटे, इन्हें जाना था दाहिने, ये बाएं वाला रास्ता ले लिए और उस पर भी 1.5 मील दूर आगे चले गए। वहां जाकर के पूछा तो पता चला कि आप तो गलत रास्ते पर आ गए भाई, आपको लंकोर जाने के लिए दाहिने वाला रास्ता लेना था। फिर अब 1.5 मील वापस आया, यानी कि 3-4 मील हो गया। तो 4-5 बजे वो गांव से पहले 1.5 मील पहले सुमति जो थे इंतजार कर रहे थे। ये पहुंच गए। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। भाई इंतजार करते करते काफ़ी गुस्सा हो गए, 3-4 घंटा से इंतजार कर रहे हैं। मंगोल जो थे उनका चेहरा लाल होता है, आपको कल बताया था, पहले वीडियो में बताया था। अब गुस्से में और लाल हो गए बंदरों की तरह। उन्होंने कहा मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। ये पहाड़ी की चढ़ाई ठंडी है वहाँ पे, तो कंडे यानी कि जो गोहरा होता गोईठी, उसको जला करके अपने आप को गर्म रखे। 3 बार चाय भी गर्म किए, अपने पी लिए, फिर इनके लिए 3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है, मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। जब वो डांटने लगा तो इन्होंने कहा भाई मेरा दोष नहीं है इसमें, देखने में मुझे घोड़ा कैसा मिला है, इतना धीरे धीरे चल रहा है कि पता नहीं चला था कि आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है। अरे मैं तो उम्मीद किया था कि रात तक पहुंचूंगा, लेकिन ठीक 4-5 बजे तक ही पहुंच गया। खैर सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुक्पा पिया। अब लंकोर पहुँच गए ये लोग। वहाँ भी सुमति के जानने पहचानने वाले जजमान थे, तो इसलिए वहाँ भी उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह और सम्मान मिला। पहले तो चाय पिए, फिर रात में थुक्पा यानी कि सतुआ सूप जिसको बोलते हैं, गरम गरम सूप पिया इन्होंने। अब हम टिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। अब अगले दिन ये लोग टिंगरी के विशाल मैदान में थे। मैदानी एरिया था वह तिब्बत का। दूर एक टापू सा मालूम होता, जिसमें कुछ छोटी सी पहाड़ी मैदान में के भीतर दिखाई देते थे। ठीक है, अब आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट
वीडियो में हम आगे का भाग बताएंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो का शब्द अर्थ जो कठिन लगे उसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगर बताना है और जब नहीं आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें फ़ोन करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।